अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मुराद है। तो आइसोलेटेड सिस्टम या सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं जी? आइसोलेटेड सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं जो कि अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग से बिल्कुल बेनियाज हो, जो कि दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन पर मुश्तमिल हो, लेकिन वो जो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं उनकी आपस की इंटरेक्शन ही उस सिस्टम का हिस्सा हो, और उससे बाहर जितने भी इन्वायरमेंटल फोर्सेस है, जितने भी फोर्सेस हैं, उन सब का इफ़ेक्ट उस पर ज़ीरो होना चाहिए। सो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि लेट्स सपोज हम एक सिलेंडर में गैस की एग्जांपल लेते हैं। एक सिलेंडर में कुछ गैस इनक्लोज हैं और वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं ना, वो कंटिन्यूसली मोशन में हैं और वो आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं यानी कि कोलाइड कर रहे हैं और वो जिन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। सो इस गैस सिलेंडर के अंदर जितने भी ये फोर्सेस हैं, इसके बाहर जितने भी फोर्सेस हैं, वो तमाम के तमाम इस पर क्या है? ज़ीरो है। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके अलावा एयर रेजिस्टेंस, इसके अलावा और दूसरे फोर्सेस, वो तमाम के तमाम क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। तो ये सिस्टम आइसोलेटेड होगा, ये जुदा होगा, ये बेनियाज होगा। इस सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस सिलेंडर से आउटसाइड जितने भी फोर्सेस हैं उन तमाम से क्या है? बेनियाज है, यानी कि आइसोलेटेड है, यानी कि जुदा है। द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दीज मॉलिक्यूल्स आउटसाइड दिस सिस्टम आर ज़ीरो। ठीक है जी। सो आइसोलेटेड सिस्टम के हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपल इज़ दैट का आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि जब दो बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो ये दो बॉडीज़ जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो ये अपने सराउंडिंग इर्द गिर्द के जितने भी फोर्सेस हैं, ये तमाम के तमाम हम उस पर ज़ीरो कंसिडर करते हैं। जब तमाम की तमाम ज़ीरो होंगी तब भी जाके ये जो दो बॉडीज़ एक सिस्टम बनाती है ड्यूरिंग देयर इंटरेक्शन, यह सिस्टम क्या होगी? आइसोलेटेड सिस्टम को। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते और ना बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स में जाते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत ही सिंपल है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, मीन्स के इधर भी हम आइसोलेटेड सिस्टम ही को डिस्कस करते हैं। इस लॉ को डिराइव करने के लिए हम आइसोलेटेड सिस्टम ही को लेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद क्या? The outside forces during the interaction of two bodies, जो कि ये दो बॉडीज़ आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाती है, देयर इंटरेक्शन, इनके आपस में इंटरेक्शन से या कोलिजन से, टकराव से पहले, सॉरी, जो ये कोलाइड कर रहे हैं, इसके आउटसाइड जितने भी फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स एंड द मीडियम, के जिस मीडियम पर ये क्या कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम ज़ीरो होनी चाहिए, ये तमाम की तमाम नेग्लिजिबल होनी चाहिए। अगर मौजूद भी हो उनको हम नहीं लेते, बहुत ही कम होनी चाहिए या ना हो, दैट शुड बी ज़ीरो। ठीक है जी। सो इन दिस केस कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस जो है ना वो मौजूद ना हो और ये दो बॉडीज़ या दो से ज़्यादा, दो भी बॉडीज़ ज़्यादातर हम एग्जांपल में लेते हैं, ये दो बॉडीज जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये जो दो बॉडीज़ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनकी जो फाइनल मोमेंटम है बॉडी ए की और बॉडी बी की, दैट शुड बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये इन दो बॉडीज़ के इनिशियल मोमेंटम के बराबर होंगी। अब मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिखते हैं कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ, पी आई इक्वल्स टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के किस तरह बराबर आता है और ये किस तरह हम इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल लेते हैं, और ये किस तरह इक्वल आता है? अगर आपने इससे पहले जो हमने डिस्कस की थी न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो उसको इधर मैं डिस्कस करूँगा। आप देख सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था वो कुछ इस तरह बन रहा था, F इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है ना जी। अच्छा, अब हमने अभी ये बात की कि ये सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है, अपने इर्द गिर्द से बेनियाज है। बेनियाज है मीन्स के देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेज इन्वॉल्व ड्यूरिंग देयर इंटरेक्शन, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज। जब
देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इसका मतलब क्या है कि भाई नेट फोर्स क्या है, वो ज़ीरो होगा। जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, जो हमने ये फोर्स की डेफिनेशन लिखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये डेल्टा पी 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा डेल्टा पी, और डेल्टा टी 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, डेल्टा पी किस चीज़ के बराबर है, पी एफ माइनस पी आई। जब ये पी एफ माइनस पी आई के बराबर है विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इधर मैं रीज़न भी लिख लूँ कि डेल्टा पी इज़ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। तो इधर आप देख सकते हैं कि पी एफ और इधर क्या है पी आई है नेगेटिव साइन के साथ, उस तरफ मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये क्या होगा 0 प्लस पी आई। ठीक है जी, तो इसको मैं फिर फर्दर इस तरह लिख सकता हूं कि पी एफ इज इक्वल टू पी आई और पी आई इज इक्वल टू पी एफ। आप देख सकते हैं कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस, जीरो फोर्सेस, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज, बॉडी ए और बॉडी बी, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड दे आर इन अ सिस्टम, इन क्लोज सिस्टम, आउटसाइड फोर्स इज जीरो। तो इनकी जो इनिशियल मोमेंटम बनेगी वो इनके फाइनल मोमेंटम के बाद के क्या होगी, बराबर होगी। तो इधर से ये प्रूव हो गया कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये सब कुछ ये जो हमने किया है इट इज़ फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। याद रखें, अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, अगर एक्सटर्नल फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, तो फिर ये इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर कभी भी नहीं होगा। ठीक है जी, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या है, ये बॉडीज क्या करती हैं, ये अपने मोमेंटम को कंजर्व करती है। कंजर्व से मुराद क्या है, उनको कांस्टेंट रखती है, उनको चेंज नहीं होने देती, मुस्तकिल। ठीक है जी, सो ये तो आपके पास क्या हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम को आप समझ गए होंगे। अगेन मैं इसको समराइज करता हूँ, ये जितनी डिस्कशन हुई इधर, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, मोमेंटम। आइसोलेटेड सिस्टम इन मोमेंटम वो सिस्टम जो दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ के पर मुश्तमिल हो या दो बॉडीज़ पर मुश्तमिल हो, और वो बॉडीज़ उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो या वर्क ना कर रहा हो, उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती हैं, एयर रेजिस्टेंसेस हो सकती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस हो सकती है बिटवीन द मीडियम जो कि सरफेस है और जो कि रोलिंग ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये तमाम फोर्सेस जीरो कब होंगी, जब ये सिस्टम इसको हम महदूद कर लेंगे, बंद कर लेंगे, इनक्लोज कर लेंगे। इनक्लोज कर लेंगे से मुराद क्या कि इन पर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होंगी। ठीक है जी, सो जब इस किस्म का सिचुएशन होगा तो क्या होगा, आपका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी इधर। अभी आगे चलते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसको हम थोड़ा फर्दर डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई बैरूनी फोर्स ना हो यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम हो, आसाद अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग। ठीक है जी, और दो बॉडीज जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो उनकी जो इनिशियल मोमेंटम होगी वो उन दोनों बॉडीज़ की फाइनल मोमेंटम के बराबर होगी। अब लेट सपोज मैं दो ऑब्जेक्ट्स है और उनकी मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये बॉडी ए है और ये दोनों, और ये क्या है जी, ये बॉडी बी है। इसकी मास क्या है जी, एम ए है लेट सपोज, और इसकी मास क्या है जी, एम बी है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी, इसको मैं यू से जाहिर करता हूँ, यू ए आप v1 v2 से भी कर सकते हैं, यू ए, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी, यू बी। ये दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज हैं, ये मूव कर रहे हैं। लेट सपोज अगर बॉडी ए की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर है देन बॉडी बी की जो वेलोसिटी है, तो क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम ये दोनों क्या करेंगे, टकरा जाएंगे। ये बॉडी बी को फॉलो करके इसके साथ टकराएगा, और टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन, जी कोलिजन, इधर कोलिजन हो रही है, तो जब ये कोलाइड करेंगे तो इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी,
ये वही ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, इनमें चेंज क्या आएगा, मासेस दोनों की कांस्टेंट है वही एम ए और एम बी, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आफ्टर कोलिजन एक इस पे फर्क पड़ेगा और वो क्या है कि इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। अब इनकी वेलोसिटी पहले जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल थी यू ए थी और अब ये वी ए पर आ गई, इसी तरह इसकी वेलोसिटी वी बी पर आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बॉडी बी की। ठीक है जी। अब ये किन वेलोसिटीज के साथ मूव करेंगे, ये बॉडी वी ए के साथ और ये वी बी के साथ। तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, ठीक है जी, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि पॉइंट ए ये बॉडी ए जब बी के साथ कोलाइड करेगा तो ए जितना फोर्स बी पर अप्लाई करेगा बी उतना ही फोर्स ए पर भी अप्लाई करेगा, इन दोनों की सिर्फ डायरेक्शन में फर्क होगा, दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी, अपोजिट इन डायरेक्शन। माइनस साइन क्या इधर शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी। अभी ये किस चीज़ के बराबर है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन किस मास की बात हो रही है, बॉडी ए की बात हो रही है, तो ये मास एम ए हो जाएगा और एक्सेलरेशन क्या होगा ए, और इधर इसको ए लिख लेता हूँ। ठीक है जी। एक्सेलरेशन इन बॉडी ए जो ए में जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है विच इज इक्वल टू माइनस एम बी ए बी, ये इस पे भी इतना ही फोर्स अप्लाई करेगा एक्सेलरेशन ए टू के साथ। ठीक है जी। ए बी के बी और ए बी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मैं लिखता हूँ जी एम ए, और एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर होता है, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, आपको पता है जी, इसकी जगह मैंने ये लिख लिया। इधर भी मैं माइनस एम बी को एज इट इज लिख लेता हूँ और ए बी की जगह एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर है, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है और ये वो एक्सेलरेशन है जो इसमें पैदा हो रहा है। ठीक है जी, ड्यू टू ए। अब इधर मैं लिखता हूं एम ए एन टू। अच्छा, अब आप बताएं मुझे कि मास एम ए में, इसमें एम ए जो है बॉडी ए, इसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू ए थी, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या बन गई, वी ए। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, चेंज का क्या पता चलेगा, वी ए से हम यू ए को माइनस करेंगे तो एफ, ये जो मास एम ए है इसमें एक्सेलरेशन का पता चलेगा। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, वी ए माइनस यू ए, वही बॉडी ए है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल ये है, तो फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करके चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी और नीचे डेल्टा टी लिख लूंगा। ठीक है जी, बॉडी ए की तो बात हो गई, विच इज इक्वल टू माइनस एम बी एन टू, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। इधर आपके लिए मैं लिख भी लूँ पॉइंट बी और इधर लिख लूँ पॉइंट ए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक्सेलरेशन जो पैदा, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज किस चीज़ का, पॉइंट बी का। तो वेलोसिटी में चेंज पॉइंट बी का, इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट बी की ये थी, फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी की ये है, तो वेलोसिटी में चेंज क्या आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इधर मैं लिख लूँगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है, वी बी माइनस यू बी, यू इनिशियल है। ठीक है जी, डिवाइड बाय वही डेल्टा टी। अब ये दोनों जो है डेल्टा टी, इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। क्यों कैंसिल करता हूँ, इधर मैं रीजन भी लिख लेता हूँ जी, क्योंकि दोनों डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है दोनों के इंटरेक्शन के बाद, दोनों के लिए सेम टाइम पीरियड है, दोनों में एक ही टाइम में वो चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से डेल्टा टी दोनों का इक्वल है। जब इक्वल है तो इधर भी डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर दे और इस तरफ मल्टीप्लाई कर दे, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। मैंने इसको इधर डायरेक्ट कैंसिल किया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, एम ए वी ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यू ए के साथ भी, तो एम ए एन टू वी ए आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये एम ए यू ए आ जाएगा। ठीक है जी, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इस दर क्या आ जाएगा, माइनस है और इधर प्लस है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और एम बी वी बी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो एम बी वी बी आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से ये माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा और ये एम बी और यू बी आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से आप ये जो फाइनल मोमेंटम्स है, ये
जो वी ए की वजह से है, फाइनल वेलोसिटीज़ की वजह से, उनको एक तरफ कर ले, एम ए वी ए, और इधर क्या है फाइनल मोमेंटम ये है, साइन इसके साथ माइनस है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एम बी वी बी, और इधर क्या रहेगा, एम बी यू बी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है जी, इसकी वजह से जो मोमेंटम होगा वो भी इनिशियल होगा, और इधर ये क्या है माइनस के साथ है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एम ए यू ए। ये आप देख सकते हैं यू बी और यू ए, इनकी वजह से जो मोमेंटम्स होंगी वो इनिशियल होंगी, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटीज़ है इनकी, और ये वी ए और वी बी ये फाइनल वेलोसिटीज़ है इनकी, आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज़ है, तो इनकी वजह से जो मोमेंटम है वो क्या है, दोनों बॉडीज़ की फाइनल मोमेंटम होगी। तो इनको हम कह सकते हैं, ठीक है जी, मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज़ आफ्टर कोलिजन, मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज़ बिफोर कोलिजन विद इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के क्या है, बराबर है। हेंस प्रूव्ड, ये इधर आपके साथ प्रूव हो गया। तो आई होप सो इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जो कि हमने डिराइव किया फ्रॉम एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड हुई, उनका इंटरेक्शन हुआ और उसकी वजह से इनकी वेलोसिटीज़ क्या हुई, वो चेंज हो गई, और उसकी वजह से मोमेंटम में भी चेंज आया। और उसको कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम जो था दोनों बॉडीज़ का, वो इनिशियल मोमेंटम का क्या था, बराबर आ गया। मीन्स द सम ऑफ द मोमेंटम्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ठीक है जी। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम की क्या है, बराबर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। टिल नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह अगेन डिस्कस करेंगे, आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।